इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड के अंतर्गत श्री सुमित्रानंदन पंत जी को। ये पंत जी का चित्र आपके सम्मुख है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी कविताओं में प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छे तरीके से चित्रित की गई है। ये चूँकि अल्मोड़ा में पैदा हुए थे, कौसानी में, प्रकृति की गोद में पैदा हुए थे उत्तराखंड में, तो इनके दिमाग में, दिल में प्रकृति की सुंदरता रच बस गई थी। इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। आज हम इनकी कविता पढ़ेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको कि आप 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा इंटरमीडिएट में। तो बोर्ड के पेपर के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो इनका जीवन परिचय आप अपनी बुक से, अपने मॉडल पेपर से, जहाँ से भी चाहें वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। ध्यान रहे, जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखा जाता है। 80 शब्द का मतलब है कि 10 लाइन, लेकिन 10 लाइन नहीं। जीवन परिचय और रचनाएं, साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय बगैर जीवन परिचय के अधूरा है। साहित्यिक परिचय का मतलब यह है कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया, तो आप जीवन परिचय के साथ लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय दीजिए, तो आप हेडिंग डाल दो साहित्यिक परिचय, उसके बाद जीवन परिचय लिखो और उनकी रचनाएं लिखो। अधिकतम 1 पेज में, 1 पेज से ज़्यादा नहीं। अगर आपने ज़्यादा लिखने की कोशिश की तो आपका समय कम हो जाएगा। आइए हम इनकी कविता देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नौका विहार। नौका विहार कविता आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगी जरूर, इतना ध्यान रखना। अब ये आपके सम्मुख है नौका विहार। नौका विहार का मतलब है कि नाव में बैठकर विहार करना। विहार का मतलब आना जाना, मतलब बोटिंग करना। आजकल लोग नदियों में, झीलों में, तालाबों में नाव पर बैठकर पैसा देकर नौका विहार करते हैं, उसे बोटिंग करना कहते हैं। तो एक बार कवि, ये जो सुमित्रानंदन पंत जी थे, ये प्रतापगढ़ के राजा काला कांकर, एक जगह है काला कांकर, तो काला कांकर में राजा का राजभवन था। तो कुछ दिन तक ये काला कांकर के दरबार में रहे सुमित्रानंदन पंत जी। अब काला कांकर के दरबार के किनारे से गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी में एक बार ये नाव लेकर रात में घूमने निकले थे, बोटिंग करने निकले थे। तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन पंत जी ने अपनी कविता में किया है। ये कविता थोड़ी बड़ी है और आपकी परीक्षा में क्या आएगा, कविता आएगी 4-6 लाइन की। कविता पढ़िए और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको कविता की व्याख्या जल्दी से बताऊंगा और उसके बाद हम प्रश्न पर आएंगे। आइए, नौका विहार। अब कवि ने नौका विहार कैसे कैसे किया है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कविता देखिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। बहुत प्यारी कविता है, बहुत सुंदर सी कविता है, जो कि ये सुमित्रानंद पंत जी की कविता है। और पंत जी ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने नौका विहार किया था तो कितनी सुंदर बातें थीं नौका विहार में, और क्या क्या आया था ये आपको मैं बताऊंगा। तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत माने शांत, स्निग्ध माने तरल, चिकनाहट युक्त, ज्योत्सना माने चंद्रमा की चांदनी, उज्ज्वल माने सफेद, अपलक जहां पलके न झपके, अनंत जहां तक अंत ही जिसका ना हो, अनंत बहुत दूर तक, नीरव जहां कोई आवाज ना हो, भूतल, भूतल का मतलब है पृथ्वी का तल। तो अब कवि ये कहना चाहता है कि नौका विहार करते समय जब कवि नौका विहार के लिए गया हुआ था तो वहां का प्राकृतिक दृश्य कैसा था, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां का प्राकृतिक दृश्य कैसा था। तो थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, अब ठीक है। अब आप देखें यहां से कि अब आपको व्याख्या भी समझ में आएगी। और तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। कवि प्राकृतिक सुंदरता का, गंगा जी के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता हुआ कहता है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, चंद्रमा की सफेद चांदनी
पूरी शांति के साथ फैली हुई थी। अपलक अनंत नीरव भूतल, भूतल पृथ्वी का तल, जहां तक निगाह जाती थी वहां तक प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत रूप से फैली हुई थी और धरती का किनारा बिल्कुल शांत था। नीरव, जहां कोई आवाज ना हो, बिल्कुल शांत था। तो प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ फिर से देखिए कि कवि गंगा के किनारे की सुंदरता का वर्णन करता हुआ कहता है कि चारों तरफ चंद्रमा की तरल स्निग्ध चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, जहां तक निगाह जाती थी सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी थी और पृथ्वी तल पूरी तरह से शांत था। तीसरी लाइन आइए, सैकत सैया, सैकत माने रेत और रेत माने बालू, सैया माने बिस्तर। रेत के बिस्तर पर दूध के समान सफेद रंग वाली गंगा जी ग्रीष्म बिरल, गर्मी के कारण जिनकी धारा पतली हो गई थी, तनवंगी, तनवंगी बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब छरहरी गंगा जी। छरहरी का मतलब जिनका स्मार्ट शरीर हो, मोटा शरीर ना हो, छरहरा, जहां जितना चाहिए वहां शरीर पर उतनी मांस हो, उसे छरहरा कहते हैं, स्मार्ट। तो रेत के बिस्तर पर दूध के समान सफेद छरहरी गंगा जी, जिनकी धारा गर्मी के कारण पतली हो गई थी, ऐसी गंगा जी लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। इस प्रकार लेटी हैं जैसे कोई नायिका थकी होकर शांत भाव से लेटी हुई हो। गंगा जी का चित्रण एक नायिका के रूप में किया गया है। बहुत प्यारा वर्णन करते हुए सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि गंगा जी के किनारे शांत और तरल स्निग्ध चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, जहां तक हमारी निगाह जाती है वहां तक भूतल पूरी तरह से शांत था और सुंदरता ऐसी थी कि बगैर पलकें झपकाए आप लगातार प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते रहें। रेत के बिस्तर पर दूध के समान सफेद रंग वाली छरहरी गंगा जी, जो कि गर्मी के कारण जिनकी धारा पतली हो गई थी, इसलिए कवि ने उन्हें छरहरी कहा है। स्मार्ट शरीर वाली गंगा जी श्रांत होकर, थक कर, आराम से, निश्चित होकर लेटी हुई प्रतीत हो रही हैं। मतलब रेत के ऊपर पानी धीरे धीरे बह रहा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि गंगा जी कोई नायिका हैं जो रेत के बिस्तर पर आराम से लेटी हुई। अगली पंक्ति आइए, तापस वाला गंगा निर्मल, गंगा किसी तपस्विनी के समान निर्मल रही। तापस वाला, कोई ऐसी बाला, कोई ऐसी बालिका, कोई ऐसी लड़की जो तपस्वी हो। तो तपस्विनी गंगा जी जिनकी धारा पवित्र और निर्मल थी, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, चंद्रमा की चांदनी पानी में पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि तपस्विनी गंगा जी अपने करतल हाथ की तली, हथेली को गालों के नीचे करके लेटी हुई हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, अच्छा लहरें धीरे धीरे बह रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा जी के सुंदर रेशमी बाल हैं। कुंतल माने बाल, कुंतल माने बाल, सिर के बाल। गंगा जी के कोमल और सिल्की बाल लहरा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे लहरें बह रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तलल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। अब चूंकि गंगा जी का दूध के समान सफेद पानी है, तो कभी एक ऐसी कल्पना कर रहा है कि मानो गोरे रंगों वाली गंगा जी शांत होकर लेटी हुई हैं और नीले आकाश की परछाई दिखाई पड़ रही है, लहराता तार तरल सुंदर। ऐसा लग रहा है कि मानो उनका आंचल सितारों से जड़ा हुआ है और नीला नीला आंचल उनके वस्त्रों की, उनके शरीर के ऊपर से लहरा रहा है। चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर माने नीला आकाश, तो नीले आकाश की परछाई पानी में पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो गोरे रंग वाली गंगा जी ने सितारों से सजी हुई साड़ी पहन रखी है और नीला नीला अंचल उनके वस्त्रों के ऊपर से उनके शरीर के ऊपर से लहरा रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल माने गोलाकार, टेढ़ी मेढ़ी। अब चूंकि पानी बह रहा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो लेटने के कारण गंगा रूपी नायिका की साड़ी में सिकुड़न आ गई है। चूंकि पानी घूम घूम के बह रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा रूपी नायिका जिसने साड़ी पहन रखी है नीली नीली, वह साड़ी लेटने के कारण
सिकुड़ गई है। इस तरह यह आपकी पहली कविता हो गई। अब दूसरी कविता में आते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कह रहा है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर है, मतलब 8-9 बजे का समय रहा होगा रात का, और चांदनी रात थी और हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने तेज गति से। हम, चूंकि कवि बोटिंग करने जा रहा है, नौका विहार करने जा रहा है, तो कह रहा है चांदनी रात का पहला प्रहर है और हम नाव को लेकर गंगा की धारा में चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। अब देखिए, सिकता सा अनुप्रास अलंकार बन रहा है। सिकता माने रेत, रेत या बालू। रेत की सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। देखो, रेत पर जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मोती से बिखरे हैं। मोती कहाँ से पैदा होता है? सीपी से। ऐसा माना जाता है स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब आसमान से गिरती हैं तो वो सीपी में पड़ जाती हैं तो मोती बन जाती हैं। रहीम कह गए हैं कि केले के पेड़ में पड़ गई, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगत राखिए वैसो ही फल दीन। तो रहीम लिखते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें केले में पड़ जाती हैं तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में पड़ जाती हैं तो जहर बन जाता है, और अगर सीपी में पड़ गई वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें बारिश की तो मोती बन जाता है। अब देखिए, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। चंद्रमा की चांदनी जब रेत पर पड़ती है तो रेत ऐसे चमकते हैं मानो चारों तरफ मोती बिखरे हों। तो रेत की सीपी पर मोती रूपी ज्योत्सना विचरण कर रही है। बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। लो, आगे कवि संबोधित करता है, देखो, पाले चढ़ी उठा लंगर। लंगर, लंगर वह कांटा होता है जो नाव को रोके रहता है। लंगर, ऐसा लोगों ने बताया है कि लंगर एक बड़ा सा कांटा होता है जो एक लंबे रस्से से बंधा होता है और नाव से वो रस्सा बंधा होता है, उसे पानी में फेंक दिया जाता है। वो बहुत वजनी होता है। वो कांटा नीचे जाकर रेत में ऐसे फंस जाता है तो नाव रुक जाती है। पहले ऐसे जहाज भी रोके जाते थे, उन दिनों जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जब पानी बहुत गहरा होता है तो फिर लंगर उठता नहीं है, लंगर के रस्से को काट दिया जाता है तो जहाज या नाव आगे बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी नाव में लंगर को 2-3 लोग मिलकर खींचकर उठा लेते हैं। और एक लंगर होता है गुरुद्वारे में, जैसे भंडारा होता है, तो हिंदुओं के मंदिर में भंडारा होता है। जो भी आए भोजन करके जाए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे भंडारा कहते हैं। और जो सरदार सिख धर्म के लोग करते हैं वो लंगर कहते हैं। और ये लंगर वो है जो नाव को रोकने वाला लंगर है, तो इसके कई शब्द हैं। अब उठा लंगर, लंगर को उठा लिया गया। पाले चढ़ गई। पाल एक प्रकार के पर्दे होते हैं जो नाव पर लगे होते हैं और उन्हें इस टेक्नोलॉजी से लगाया जाता है कि जब हवाएं चलें तो हवाओं के धक्कों से नाव अपने आप चल पड़े। चप्पू का सहारा कम लेना पड़े। चप्पू वह बांस का चौड़ा सा एक डंडा होता है जिससे पानी को धक्का दिया जाता है, नाव हमारी आगे बढ़ जाती है। तो अगर पाल वाली नाव है तो उसमें धक्के की कम जरूरत पड़ती है। ये पाल वाली नाव है। लो, पालें चढ़ी उठा लंगर। देखो, पालें चढ़ गई, लंगर उठ गया। अब हमारी नाव पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ गई है। आगे देखें, नाव चली कैसे? मृद मंद मंद मंथर मंथर। बहुत प्यारा अनुप्रास अलंकार बन रहा है। अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ एक अक्षर लगातार एक से अधिक बार आ जाए। अब देखो, मृद में माँ, मंद में माँ, मंद में माँ, मंथर में माँ, मंथर में माँ। तो माँ 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 5 बार। बहुत प्यारा अनुप्रास बन रहा है। मृद मंद मंद मंथर मंथर। मंथर मंथर माने धीरे धीरे, धीरे धीरे। मृद माने सुंदर ढंग से, मनोहर ढंग से धीरे धीरे हमारी नाव आगे बढ़ी। लघु तरण, तरण माने नाव, छोटी नौका। हंसिनी सी सुंदर। कैसी सुंदर थी? हंसिनी के समान थी। हंस, हंसिनी, सफेद पंखों वाला एक जीव होता है हंस, जो कि पहाड़ों में मिलता है, मानसरोवर की झीलों में मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगुले तो मछली खाते हैं, हंस मछली नहीं खाता, वो मोती चुगता है। तो किसी हंसिनी के समान सफेद नाव धीरे धीरे मंथर मंथर गति से तैरती हुई आगे चल पड़ी। हंसिनी सी सुंदर। बहुत प्यारी उपमा बन रही है। उपमा अलंकार, जहाँ सा, सी, से, यू, ज्यों आदि हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप इंटरमीडिएट के
मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर मैंने रस छंद अलंकार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किया है मैंने, वहाँ से आप पूरा रस छंद अलंकार का वीडियो देख सकते हैं। तो नाव कैसी थी? छोटी नौका किसी हंसनी के समान जो सुंदर थी, धीरे धीरे मंथर मंथर गति से पानी में तैरने लगी। तैर रही खोल पालों के पर। जैसे हंसनी अपने पंख फैलाकर तैरती है, ऐसे ही नौका पालों के पंख फैलाकर तैरने लगी। पर ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है पंख पर। जैसे लोग पूछते हैं कि किस चिड़िया के सिर पर पैर होते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब आओ, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। शांत जल, शुचि माने पवित्र, शांत जल ऐसा लगता था मानो कोई शीशा हो और उस पर किनारे की परछाई पूरी तरह से दिखाई पड़ती थी। दोहरे ऊंचे लगते क्षण क्षण, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कभी आगे बढ़ गया अंदर नाव लेकर, अब उसे किनारे की परछाई पानी में दिखती है। ऐसा लगता है पानी मानो कोई स्वच्छ साफ पवित्र शीशा हो, दर्पण हो, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। किनारे की सारी परछाई दिखती थी। क्या क्या दिखता था? दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए किनारे दोहरे ऊंचे लग रहे थे। काला कांकर, जो राजा का राजमहल जहां बना हुआ था, काला कांकर एक स्थान है प्रतापगढ़ में, तो काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, प्रमन माने प्रमुदित मन से, प्रसन्न मन से काला कांकर के राजभवन की परछाई पानी में पड़ रही है। तो कभी को ऐसा लग रहा है कि मानो काला कांकर का राजभवन शांति के साथ सोया हुआ है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और सोकर स्वप्न देख रहा है, उसके पलकों पर वैभव के, समृद्धि के मालदार ढंग से। मतलब काला कांकर का राजभवन, काला कांकर के राजा बड़े समृद्धिवान थे, बड़े मालदार थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े धनी मानी आदमी थे। तो कवि कहता है कि राजभवन की परछाई पानी में पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो काला कांकर का राजभवन दोहरा ऊंचा लग रहा है, सो रहा है और समृद्धि के स्वप्न देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। यही तो कवि की खासियत है, इसीलिए कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब देखिए, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। हमारी नौका आगे बढ़ रही है, कवि कहता है, और जब पानी में हिलोर उठती है तो चूंकि पूरा नभ पानी में दिखाई पड़ रहा है, उसकी परछाई पानी में दिखाई पड़ रही है, पानी हिलता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान हिल रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, तारक दल, तारों का समूह पानी में दिखाई पड़ रहा है। ऊपर आकाश की परछाई पानी में दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो सितारे पानी के अंदर चल रहे हैं और आंखें फाड़ फाड़ कर पानी के अंदर कुछ खोज रहे हैं। ज्योतित कर जल का अंत स्थल, और जल का हृदय प्रकाशित कर रहे हैं वह तारे अपनी ज्योति से। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अब लहरें धीरे धीरे पानी में बढ़ रही हैं, तो लहरें जब तेज होती हैं तो वो सितारों की रोशनी छिप जाती है। तो कभी को ऐसा लगता है कि छोटे छोटे सितारे नहीं हैं, वो कोई छोटे छोटे दीपक हैं जिन्हें लहरें अपने आंचल की ओट करके धीरे धीरे लेकर चल रही हैं। कभी दीपक बुझ जाते हैं, कभी दीपक जल जाते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, शुक्र तारा होता है, शुक्र एक तारा है। सामने शुक्र की छवि झलमला रही है, दिख रही है, जगमगाहट हो रही है पानी में। तैरती परी सी जल में कल, ऐसा लग रहा है मानो कोई परी पानी के अंदर तैर रही है। सी उपमा अलंकार, बहुत प्यारी उपमा है। रुपहले कचों में हो ओझल, कच माने बाल, और उसके बाल बड़े रुपहले हैं। कभी वो परी दिखती है, कभी पानी में छिप जाती है। लहरों के घूंघट से झुक-झुक, दशमी का शस्य निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सारोक रोक। एक बार फिर उपमा अलंकार यहां मिला, मुग्धा। अब 10वीं का चंद्रमा, मतलब 10वीं तिथि है, और 10वीं का पूर्णमासी के दिन 5 दिन बाद चंद्रमा पूरा हो जाएगा। 10वीं का चंद्रमा अभी पूरा नहीं है, थोड़ा कटा हुआ है। तो कवि कहता है कि 10वीं का चंद्रमा जिसकी परछाई, शशि माने चंद्रमा, 10वीं तिथि का चंद्रमा जिसकी परछाई पानी में पड़ रही है, तो जब लहरें तेज हो जाती तो चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता,
और जब लहरें शांत हो जाती हैं तो तिरछा चंद्रमा दिख जाता है। तो ऐसा लग रहा है मानो कोई मुग्धा नायिका है और वो कभी पीछे मुड़कर देख लेती है और कभी फिर सीधे चल पड़ती है, कभी फिर पीछे मुड़कर देख लेती है। नायिका भेद जब आप आगे बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट से आगे एमए में पहुंचेंगे, तब आपको नायिका भेद पढ़ाया जाएगा। तो मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, मुख्य रूप से 3 तरह की नायिकाएं होती हैं और बाकी नायिकाओं के बहुत से भेद हैं। तो मुग्धा नायिका वह होती है जो नई उम्र की होती है और अपने रूप और यौवन के कारण अपने आप पर मुग्ध होती है, बहुत प्रसन्न होती है अपने आप पर। तो 10वीं का चंद्रमा पानी में कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो कभी को ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा कोई मुग्धा नायिका है जो अपना तिरछा मुख धीरे धीरे नायक को दिखाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं कविता में हम कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अब कवि कहता है कि चपला हमारी नाव बीच धारा में पहुंच गई, अब किनारे नहीं दिख रहे हैं। 2 बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब दूर से दोनों किनारे दिख रहे हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो जो किनारे हैं वो किनारे नहीं हैं, उनकी दोनों बाहें हैं जो नदी का आलिंगन करना चाहती। आलिंगन का मतलब अपनी बाहों में भर लेना चाहती हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। बहुत दूर, क्षितिज माने वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते से दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी छत पर चढ़ जाएं, जहाँ तक आपकी निगाह जाती हो वहाँ तक देखें तो बहुत दूर लगता है कि मानो आकाश और धरती मिल से रहे हैं। मिलते नहीं, कभी लगता है कि मानो मिल से रहे हैं। उस स्थान को क्षितिज बोलते हैं। ये वाला क्षितिज, बहुत दूर क्षितिज पर बिटप माल, पेड़ों की पंक्तियां ऐसी लगती हैं मानो किसी नायिका की तिरछी भौहें हों। अराल, अराल माने तिरछी, मानो किसी नायिका की तिरछी भौहें हों। भ्रू रेखा, भौहें हों। अपलक नभ नील नयन विशाल, जहां तक निगाह जाती है नीला विशाल आकाश दिखाई पड़ता है। माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक द्वीप। धारा में द्वीप होते हैं। द्वीप मतलब रेत कहीं जम गया तो फिर रेत के आसपास और रेत जमते गए तो बीच नदी में एक द्वीप बन जाता है। तो एक वहाँ पर कवि को ये द्वीप दिखाई दे गया है। तो कवि को लगता है कि धारा में एक द्वीप ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कोई छोटा सा बच्चा हो जो अपने माँ के हृदय पर सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और उससे टकरा कर लहरें उल्टी होकर फिर बहती हैं। वह कौन बिहग, अचानक एक पक्षी बोला। बिहग, बिहग माने पक्षी। कभी प्रश्न कर रहा है वह कौन बिहग, अरे ये पक्षी कौन बोला? क्या बिकल कोक? कोक माने चकवा पक्षी, चकवा। चकवा और चकवी, नर को चकवा बोलते हैं और मादा पक्षी को चकवी कहते हैं। चकई भी कुछ लोग कह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चकवा और चकई या चकवी किसी ऋषि के शाप से रात में अलग हो जाते हैं, दिन में मिल जाते हैं। तो रात का समय है, चकवा अलग है, चकवी अलग है, तो दोनों आपस में मिलन करने के लिए व्याकुल हैं और वो बोल रहे हैं। तो एक पक्षी बोला। अब कवि को क्या लगता है कि क्या बिकल कोक, क्या वो व्याकुल होकर चकवा है जो अपनी चकई के वियोग में व्याकुल है? उड़ता हरने निज विरह शोक, अपने विरह को मिटाने के लिए, शोक को मिटाने के लिए लगातार इधर उधर उड़ रहा है, चकई को ढूंढ रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, हो सकता है उसने कहीं कोकी, चकवी या चकई की छाया देख ली हो, इसलिए अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए, चकई से मिलन करने के लिए शायद बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कवि तरह तरह की कल्पनाएं करता है। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि ने अब नाव घुमा ली है। प्रतनु माने हल्का, पतवार से नाव घुमाई गई है, अब उसका भार हल्का हुआ है। और नौका घूमी विपरीत धार, नौका विपरीत धारा में घूम पड़ी, मतलब कवि अब वापस आ रहा है। अब देखिए, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फन फेर इस पार। मतलब जब धारा, नौका विपरीत धारा में चली है तो जब नाव के चलने से ढेर सारे पानी के फेन उड़ रहे हैं। मुक्ता फल, ऐसा लग रहा है मानो ढेर सारे मोती बिखर रहे हैं। बिखराती जल में तार हार, नाव जब उल्टी दिशा में चली है, पानी की विपरीत धारा में चली है,
तो पानी, नाव के धक्के से पानी में ढेर सारे सफ़ेद सफ़ेद रंग के फेन बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ मोती बिखरे पड़ रहे हैं। चांदी के सांपों से रलमल नाचती रश्मियां जल में कल। और चंद्रमा की चांदनी में जब पानी की बुलबुले उठते हैं तो कभी को ऐसा लगता है मानो सैकड़ों चांदी के सांप नदी में तैर रहे हों। रेखाओं सी खिंच तरल सरल तरह तरह की रेखाएं बन रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल। और तेज पानी के धक्कों से चंद्रमा और सितारों की परछाई तो पानी में पड़ रही है, तो जब तेज लहरें चलती हैं तो कभी को ऐसा लगता है मानो सैकड़ों चंद्रमा एक साथ चल रहे हों, सैकड़ों नक्षत्र सितारे एक साथ पानी में झिलमिला रहे हों। फैले फूले जल में फेनिल, फेन पानी में खूब बन रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह धीरे धीरे किनारे पर आ रहा है। कभी अब उथला सरिता का प्रवाह, उथला सरिता माने नदी, प्रवाह माने अब नदी की धारा में पानी कम रह गया है, मतलब धीरे धीरे कभी किनारे की तरफ अब बढ़ रहा है। लग्गी से ले सहज था, लग्गी एक प्रकार का बांस होता है, बांस जिससे ये पता लगाया जाता है, जैसे कोई आदमी पानी में चल रहा है तो वो लाठी लेकर चलता है कि कितना गहरा पानी है, कहीं ऐसा तो नहीं अगला पैर रखें और डूब जाएं। तो लग्गी माने एक प्रकार का बांस। तो लग्गी से ले सहज था, लग्गी से हम था ले रहे हैं कि अभी कितना पानी है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम पूरे उत्साह के साथ अब घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कभी अंतिम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट कविता पर हम आ गए। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की तरफ आती है। ये कविता गुंजन से ली गई है। गुंजन कवि का एक काव्य संग्रह है, उसमें ये कविता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नौका विहार कविता सुमित्रानंदन पंत की किस पुस्तक से ली गई है, तो गुंजन से ली गई, यहाँ आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार, जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की तरफ आती है हमारे हृदय में सैकड़ों विचार आ रहे हैं। कैसे विचार? इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत माने हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, जो कभी नष्ट ना हो, उसे कहते हैं शाश्वत। कवि के मन में तरह तरह के विचार होते हैं। इस धारा शाही जग का क्रम, जैसे ये धाराएं हैं, एक धारा जाती है दूसरी आ जाती है, इस धारा के क्रम के अनुसार ही इस संसार का क्रम है। एक आदमी समाप्त होता है, अगले का जन्म हो जाता है। किसी के घर पे सोहर गाए जा रहे हैं। सोहर एक प्रकार का लोकगीत होता है जो मध्यांचल और पूर्वांचल में गाया जाता है जब संतान का जन्म होता है तब। और किसी के घर मृत्यु हो रही है, करुण क्रंदन हो रहा है। इसी तरह से धारा का क्रम है, एक धारा आती है दूसरी जाती है। उसी तरह से एक आदमी पैदा होता है, एक आदमी की मृत्यु होती है। ये कवि सोच रहा है शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जीवन का उद्गम शाश्वत है, हमेशा आता जाता रहेगा। गीता भी यही कहती है कि एक आता है एक जाता है, इसलिए हमें आने वाले के लिए ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए और जाने के लिए ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, संसार की गति हमेशा बनी रहने वाली है, संगम मिलन हमेशा बना रहने वाला है। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये जो नीला नीला आसमान है ये हमेशा रहने वाला है। शाश्वत शस्य का ये रजत हास, रजत माने चांदी, ये जो चंद्रमा की चांदी के समान हंसी है, प्रकाश है, दूधिया चांदनी फैली हुई है, ये हमेशा रहने वाली है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, ये जो छोटी छोटी लहरें हैं जो आपस में खेल करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं, ये हमेशा रहने वाली हैं। हे जगजीवन के कर्णधार, अब यहाँ देखिए संबोधक, संबंध बोधक चिन्ह लगा हुआ है, किसी को संबोधित किया गया है। हे जगजीवन के कर्णधार, कवि ईश्वर को संबोधित करता है, भगवान को संबोधित करता है कि हे जगजीवन के कर्णधार, हे संसार के जीवन के कर्णधार, संसार को जीवन देने वाले, संसार को चलाने वाले, चिर जन्म मरण के आर पार, आप तो जन्म मरण से परे हैं, आपका कभी जन्म नहीं होता, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। हे भगवान, हे ईश्वर, हे संसार को नियंत्रण में करने वाले, आप जन्म मरण के आर पार हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, हमारी जीवन रूपी नौका लगातार चलती रहे, हमारा जीवन नौका विहार की तरह हमेशा शाश्वत बना रहे। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, शाश्वत यह जीवन प्रमाण, मैं अपने आप को भूल गया, मैं कौन हूं क्या हूं। अब देखो ये कविता है, ऐसे ही कविता आपके पेपर में आएगी
और इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार सबसे इंपॉर्टेंट कविता है, हम इनके प्रश्नों को लेते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1, उपरोक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो आप तुरंत लिख दीजिए, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत और शीर्षक का नाम नौका विहार। दूसरा प्रश्न लीजिए, जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम ठीक लहरों जैसा है। अगर आपको कविता की व्याख्या आती है तो आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तीसरा देखिए, इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या शाश्वत हैं। अब आप कविता देखिए, इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या शाश्वत हैं। देखो, कवि कहता है कि शाश्वत जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत है, संगम शाश्वत है, नभ का नीला विकास शाश्वत है, और ये चंद्रमा की चांदनी शाश्वत है, लहरों का विकास, लहरें भी शाश्वत हैं। इस तरह अगर आपको कविता का अर्थ आता है तो आप उत्तर दे पाएंगे। देखो, रजतहास और कर्णधार का क्या अर्थ है? रजतहास माने चंद्रमा के समान, चांदी के समान हंसी, चंद्रमा की चांदनी। और कर्णधार का मतलब जो जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर हो। हे जगजीवन के कर्णधार, हे संसार के जीवन के चलाने वाले विधाता ईश्वर। अगला क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब जिसके नीचे लाइन खींची है वो रेखांकित हैं। देखो, ये रेखा के अंकित हैं, इनकी आपको व्याख्या करती है। कवि कहता है कि हे संसार को चलाने वाले भगवान, आप जन्म मरण से परे हैं, हमारा जीवन नौका विहार की तरह शाश्वत कर दीजिए। मैं अपने अस्तित्व ज्ञान को भूल गया हूं। हाँ, जीवन शाश्वत है, इस बारे में मुझे पक्का पता चल गया है। इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर दीजिए। अब देखिए, किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का संकेत है? ईश्वर की सत्ता की तरफ पंत जी का संकेत है। अगला देखिए, जब यहां से एक कविता और है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। मुझे लगता है कि सबसे अंतिम कविता की व्याख्या आपको देखनी है, ये वाली ग देखिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, ये आपकी पहली कविता है नौका विहार की। इसे देखिए, या तो अंतिम कविता आ सकती है या पहली कविता आ सकती है। अब देखें पहली कविता में क्या है। प्रश्न 1 है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तुरंत लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नौका विहार नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, जहां रेखांकित है उसकी व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित है, दूध की सैया पर, रेत की सैया पर दूध के समान स्वच्छ सफेद, गर्मी के कारण जिनकी धारा पतली हो गई है, ऐसी छरहरे शरीर वाली गंगा जी शांत होकर लेटी हुई हैं। हो गई व्याख्या। और आप व्याख्या को थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है? गंगा जी का चित्रण किया गया है, गंगा जी की धारा का चित्रण किया गया है। गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही हैं? गंगा बालू के मध्य बहती हुई ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो कोई नायिका शांत होकर, थक कर आराम से रेत के बिस्तर पर लेटी हुई है। पांचवा देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास के वातावरण का कैसा वर्णन किया है? अब आप कविता के हिसाब से वर्णन कर दो कि कवि कहता है कि चारों तरफ चंद्रमा की चिकनी तरल चांदनी फैली हुई है, जहां तक निगाह जाती है वहां तक शांति ही शांति नजर आती है, पूरा पृथ्वी तल शांत है। और गंगा जी की धारा ऐसा लग रहा है मानो दूध बह रहा हो। रेत के बिस्तर पर दूध के समान स्वच्छ सफेद गंगा जी थक कर लेटी हुई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हो गए आपके पांचों प्रश्न। तो इस तरह से आज हमने सुमित्रानंदन पंत जी का ये पाठ पढ़ा, जो कि नौका विहार शीर्षक से था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा, बात को समझ लीजिएगा। और इनकी परिवर्तन कविता और है बापू के प्रति, और 2 कविताएं और बची हैं। मैं जल्दी ही उन्हें लेकर आपके सम्मुख आता हूं।